वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का स्वागत है। 1817 पद के लिए जो दरोगा के लिए जो वैकेंसी आने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए लगातार आप लोग को हम वीडियो दे रहे हैं। देखो, वीडियो थोड़ा लेट सवेर आता है तो इसके लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। ये मुश्किल से कितना 20 मिनट से आधा घंटा का वीडियो रहता है, तो कभी भी आप क्या कर सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए। और जो आपको हम सिलेबस दिए हैं, ठीक है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से बार बार सवाल आपको पूछा जाता है, तो उन टॉपिक्स पे आप कर लीजिएगा। तो ये तो कंफर्म है कि वहाँ से क्या होगा कि किसी प्रकार से आपको सवाल नहीं छूटने वाला, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़, मौर्य साम्राज्य, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य से देखो, अशोका के बारे में हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, या फिर बिंदुसार हो, तो वहाँ से कई बार उदयन से भी पूछता रहता है, ठीक है। तो देखो, पहला सवाल क्या है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की बात कीजिएगा तो आप लोग को पता होगा कि जो नंद वंश का जो था, घनानंद, तो उसके द्वारा क्या किया गया हुआ था। जो घनानंद था तो वो क्या किया था, चाणक्य का क्या किया था, बेइज्जती किया हुआ था। क्यों? क्योंकि उस टाइम में क्या हुआ था कि सिकंदर के द्वारा भारत पे आक्रमण किया गया हुआ था। और चाणक्य क्योंकि नंद वंश के अधीन क्या करते थे, वो वहां रहते थे, कार्य करते थे। तो वो जाके बोलते हैं, ठीक है। तो उनका फिर क्या किया था, इंसल्ट किया था। और फिर आप लोग को पता होगा कि सिकंदर जो है, तो सिकंदर का क्या हुआ था, फिर पोरस से युद्ध भी हुआ था, ठीक है। बितस्ता की लड़ाई, जो झेलम नदी है। तो फिर बाद में क्या होता है कि जो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से क्या करते हैं, तख्ता पलट कर देते हैं। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य एज ए शासक बन के उभर के बाहर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो है बिंदुसार, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है अशोक, और चौथा है महापद्म नंद। तो देखो, महापद्म नंद तो बिल्कुल नहीं होगा, बिंदुसार भी बाद में आता है। बिंदुसार के बाद फिर ये अशोक आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ठीक है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, इसी प्रकार से आप ऑप्शन को क्या कीजिएगा, एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। और थोड़ा सा आपको कहानी पता रहेगा तो निश्चित रूप से क्या होगा कि निश्चित रूप से आप वहां पे सवाल को सॉल्व करने में आप समर्थ रहिएगा, ठीक। और क्योंकि ये सारा का सारा टॉपिक क्या है, ये सारा का सारा टॉपिक सदाबहार है, यहाँ से सवाल आता रहता है। तो इसी कारण से क्या कि इस टॉपिक को छोड़ना क्या होगा, बिल्कुल मूर्खता होगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य को शासन में सहयोग किसने दिया था। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को शासन में सहयोग की बात कीजिएगा तो विष्णुगुप्त, जिसको आप चाणक्य कहते हैं, तो वो तो थे, ठीक है, वो थे। बाद में जो भद्रबाहु है, तो भद्रबाहु के द्वारा ही भी उसको सहायता दिया गया। यहाँ पे चाणक्य है तो चाणक्य भी हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए, सही आंसर डी हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि चाणक्य और विष्णुगुप्त दोनों क्या है, एक ही व्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपको डी हो जाएगा। देखो, भद्रबाहु कौन था, भद्रबाहु एक्चुअली जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु थे, ठीक है। क्या थे, आध्यात्मिक गुरु, ठीक है। तो इनके द्वारा भी क्या किया गया, इनके द्वारा भी उनको सहायता दिया गया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे हमको लगता है कि यहाँ पे चाणक्य और विष्णुगुप्त में से किसी एक को ही देना चाहिए था, मगर जब दे दिया तो कोई बात नहीं, इस ऑप्शन के हिसाब से हम ऑप्शन डी सही लगाएंगे। वैसे आपको सामान्य रूप से सवाल में देगा नहीं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आए। तो थोड़ा सा मेगास्थनीज के बारे में जान लीजिए कि जो मेगास्थनीज थे, वो मेगास्थनीज कौन था, जो सेल्यूकस था, सेल्यूकस। तो सेल्यूकस कौन था, सेल्यूकस सेनापति था, ठीक है। जो सिकंदर आया हुआ था, ठीक है, जब जो वो चला जाता है तो बाद में फिर अपना क्या होता है कि अपना सेनापति छोड़ के चला जाता था, चला गया होता। तो सेल्यूकस का ही राजदूत था कौन, मेगास्थनीज, समझ गए। तो मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक भी लिखा गया हुआ था, और वो पुस्तक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे मौर्य प्रशासन का आपको क्या होता है, जानकारी भी मिलता है, ठीक है। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे, मेगास्थनीज आए हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। और उसके द्वारा क्या किया गया था, एक पुस्तक का रचना किया गया था, जिसका नाम था इंडिका। तो देखो, ये सब सवाल है कि ये सब बार बार पूछता है, ठीक है।
तो इन साधारण सवाल को पूछेगा यदि और वहां पे करने में असक्षम रहिएगा तो फिर तो क्या है कि समस्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं कि इंडिका नाम ग्रंथ किसने लिखा था। तो अभी तुरंत बताएं, इंडिका किसके द्वारा लिखा गया हुआ था। इंडिका लिखा गया था मेगास्थनीज के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, बिंदुसार ने किस क्षेत्र को जीतने की अनुमति नहीं दी। तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा पांड्य। ठीक है, पांड्य के बारे में वो उन्होंने क्या किया था कि उस क्षेत्र पे कह दीजिए हमला या फिर कह दीजिए उसको जीतने का अनुमति नहीं दिया। उसके पीछे कारण ये था कि बिंदुसार के द्वारा क्या किया गया था, जो दक्षिण भारत है उसके कई क्षेत्रों को जीता था। ठीक है, परंतु क्या हुआ कि पांड्य को अपने क्षेत्र में सम्मिलित नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी। और बिहार दरोगा में देखो, बिहार दरोगा में यदि हिस्ट्री का सेक्शन देखेगा तो ये 20 से लेकर 25% डोमिनेट करता है। ठीक है, तो जो छात्र अभी पूर्व से ही क्या कीजिएगा, पूर्व से ही MCQ करके रखिएगा, थ्योरी करके रखिएगा, तो आपका वहां पे क्या होगा कि सिलेक्शन निश्चित होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है अशोक। तो अशोक के शिलालेख में कलिंग का युद्ध का वर्णन है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग की युद्ध का वर्णन है। तो देखो कलिंग के बारे में एक्चुअली ये कहा जाता है कि कलिंग पे युद्ध करने का अशोक का कोई इंटेंशन नहीं था, मगर क्योंकि क्या होता था कलिंग, आप यदि बिहार को देखिएगा, ठीक है, यदि आप बिहार को देखिए तो बिहार से आप झारखंड होते हुए जब उड़ीसा वाले क्षेत्र में इंटर कीजिएगा, ठीक है, तो आपको ये रास्ता में आता था। ठीक है, और व्यापारिक मार्ग के लिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, तो इसके लिए अशोक को क्या करना पड़ा, उस क्षेत्र में फिर क्या करना पड़ा, उस क्षेत्र को आधिपत्य करने के लिए युद्ध किए। ठीक है, तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, रॉक एडिक्ट। ठीक है, रॉक एडिक्ट 13वां। ठीक है, रॉक मतलब पत्थर। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद किस सभा में भाग लिया। देखिए अशोक के समय का बात कीजिए ना, तो अशोक के समय में क्या होता है कि अशोक के समय में बौद्ध समिट होता है, और वो कौन सी रहता है, वो तृतीय बौद्ध समिट होता है। ठीक है, और बौद्धिज्म के बारे में आपको पढ़ना, वैसे आगे क्लास होगा तो उसमें बौद्धिज्म के बारे में हम पढ़ाएंगे ही, मगर फिर भी बौद्धिज्म के बारे में पढ़िएगा। उसके पीछे कारण है कि एक तो जो बोध गया है, तो बोध गया में जो बौद्धिस्ट टेम्पल है, ठीक है, तो उसको मैनेजमेंट को लेके बहुत ज़्यादा विद्रोह नहीं कर दिया, आंदोलन कह सकते हैं, आंदोलन किया गया बुद्धिस्ट लोगों के द्वारा, और उनका मांग भी जेन्यून है। क्यों, क्योंकि यदि आप मंदिर की बात कीजिएगा तो मंदिर का मैनेजमेंट जो हिंदू वर्ग से आते हैं तो उनके द्वारा किया जाता है, जैसे मंदिर है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारा है। यदि किसी मस्जिद की बात कीजिएगा तो जो मुस्लिम समुदाय से लोग आते हैं वो उसको मैनेजमेंट करते हैं। कोई चर्च है तो जो क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन उसको मैनेजमेंट करते हैं। तो इस बेसिस पे यदि बुद्धिस्ट टेम्पल को बौद्धिज्म को नहीं दिया जाए, बौद्धिस्ट को नहीं दिया जाए, तो उनके साथ कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हो रहा है। ठीक है, तो देखो गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, मगर कई बार क्या होता है कि ये सामान्य से ज़्यादा परे रहता है, इसमें बहुत सारा राजनीतिक स्टंट रहता है, तो इस कारण से भी क्या होता है, इस कारण से चीज़ें समय पे लागू नहीं हो पाता रहता। ठीक है, तो इसलिए बौद्धिज्म इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो बोध गया है, तो बोध गया का नाम बदल दिया गया और उसका नाम क्या रखा गया है, गया जी। ठीक है, तो ये करंट अफेयर में था, तो हो सकता है आपसे जोड़ के पूछ ले। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो देखो मौर्य वंश का अंतिम शासक का बात करेगा तो कभी यदि पटना जाने का मौका मिले, पटना जाने का मौका मिले तो आपको पटना में एक स्टेशन है जिसका नाम है पाटलिपुत्र। ठीक है, तो जो वो पाटलिपुत्र जो देख रहे हैं वो नाम जो दिया गया तो वो प्रॉपर इसी के वजह से दिया गया था। किसके वजह से, जो वृद्धरथ हैं, ठीक है, कौन है जो वृद्धरथ है, तो उसके द्वारा ही क्या किया गया था, उसके द्वारा ही जो सोनपुर नदी है, इसके अलावा गंगा है पटना में, गंगा के किनारे पटना बसा हुआ है, तो इस दोनों के बीच में क्या किया गया था, इस दोनों के बीच में पटना को बसाया गया हुआ था। ठीक है, तो यही इससे क्या हुआ, जुड़ा हुआ फैक्ट है। चलिए
नेक्स्ट आते हैं अशोक के शिलालेख में उसे किस नाम से पुकारा गया था। देखो अशोक को अलग अलग नाम से पुकारा गया था। यदि आप बात कीजिएगा पटना का, तो पटना में जो गाय घाट है, ठीक है, पटना में जो गाय घाट है तो वहां पे बोला जाता है कि आज भी वो कुआं संरक्षित है, जहाँ पे अशोक के द्वारा क्या किया गया था, अपने 99 भाइयों का हत्या किया गया हुआ था। और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो सत्ता में आते हैं, ठीक है। तो कोई हत्यारा कहता, कोई कुछ कहता, तो हर कोई अलग अलग नाम से उसको क्या करता, पुकारता है, ठीक है। तो नौ का सही जवाब क्या हो जाएगा, देवा नाम प्रिय प्रिय प्रियदर्शी, ठीक है। तो ये आपको सही होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अशोक के शिलालेख किस लिपि में थी। तो लिपि में और भाषा में कभी कंफ्यूज मत होइएगा, इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। यदि भाषा पूछेगा तो भाषा सामान्यतः क्या रहता था, प्राकृत। अब प्राकृत एक्चुअली कोई भाषा होता नहीं है। प्राकृत का मतलब ये हो गया कि जैसे कि मान चलिए कि कोई गुजरात का रहने वाला होगा, तो उससे आशा किया जाएगा कि वो गुजराती बोलेगा, ठीक है। कोई राजस्थान का होगा तो राजस्थान वाला भाषा बोलेगा, कोई पंजाब का होगा तो कोई वो पंजाबी बोलेगा, बिहार वाले होंगे तो सामान्यतः इधर हिंदी बोला जाता है, ठीक है। तो जो स्थानीय भाषा होता था तो स्थानीय भाषा को ही क्या बोला जाता था, प्राकृतिक भाषा, ठीक है। तो इस चीज को लेके कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि प्राकृतिक कोई अलग भाषा होता था, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया, लिपि के बारे में। तो देखिए लिपि भी डिफरेंट डिफरेंट है, मगर सामान्यतः क्या पाया गया, जो अशोक का शिलालेख था तो उसमें ब्राह्मी लिपि का ज्यादा क्या था, ज्यादा मात्रा में इस भाषा लिपि का इस्तेमाल किया गया था। तो सामान्यतः यही माना जाता है कि ब्राह्मी था, ठीक है। खरोष्टी भी कहीं कहीं पे पाया गया, कहीं कहीं पे अरमाइक भी पाया गया। तो अब उसमें क्या हुआ कि वो उतना ज्यादा चर्चा में नहीं था, उतना बड़े स्तर पे इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो इसलिए क्या होता है कि आपको ब्राह्मी लिपि को ही क्या किया था, उसको प्रायोरिटी दिया जाता, प्राथमिकता दिया जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो कई बार क्या होता है कि शब्दों के लेके आपको क्या किया जाता था, कंफ्यूज करवाया था। जैसे कि अर्थशास्त्र बोलेगा तो अर्थशास्त्र से सीधा आपके दिमाग में क्या आएगा, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो आप इकोनॉमिक्स के चक्कर में मत पड़िएगा, तो नहीं तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे समस्या हो जाएगा, आपका आंसर हो सकता है गलत हो जाएगा। एक्चुअली जो अर्थशास्त्र था वो चाणक्य के द्वारा लिखा गया हुआ था, और उसमें क्या था, उसमें राजनीति के बारे में था, ठीक है, कि राज्य का राजनीति कैसे चलेगा, शासक कैसा होगा, वहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था कैसा होगा, राजनीतिक व्यवस्था कैसा होगा, तो इस प्रकार की चीज था। तो कभी जैसे कि 70वीं बीपीएससी हमको याद है, 64वीं बीपीएससी का एग्जाम था, तो उसमें पूछा गया हुआ था कि अर्थशास्त्र किस विषय पे है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको हिस्ट्री भी था, ज्योग्राफी भी था, इकोनॉमिक्स भी था, राजनीति भी था। तब जो छात्र थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो वो क्या किया होगा, वो राजनीति पे मारा होगा, ठीक है। चलिए, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो देखो यहाँ पे अब तीन तीन नाम दिया गया था, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति का, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, ये तीनों का तीनों एक ही व्यक्ति है, ठीक है। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। वैसे आपको सामान्यतः क्या होगा कि एग्जाम में तीनों नाम तो बिल्कुल नहीं देगा, और यदि कभी गलती से दे भी दे तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि चाणक्य को ही कौटिल्य कहते थे, और कौटिल्य ही क्या है कि विष्णुगुप्त है, ठीक है। जैसे कि घर में ही देखते होंगे किसी का नाम चिंटू पिंटू कुछ रहता है ऐसे करके, तो एक ही व्यक्ति का डिफरेंट डिफरेंट नाम रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन किस पर आधारित था। तो देखो मौर्य की प्रशासन की बात करेगा तो थोड़ा सा यदि पटना के बारे में जानिएगा, तो पटना आप तो जानते होंगे कि वहाँ पे एक तो गंगा नदी है, गंगा के अलावा उधर सोन नदी है, सोन के अलावा यदि आप नालंदा वाले क्षेत्र में जाइएगा, ठीक है, तो उधर आपको राजगीर मिल जाएगा, पहाड़ वाला क्षेत्र। तो ये वाला क्षेत्र जो था ना बहुत ज़्यादा सुरक्षित था, प्रशासन के लिए भी और राजपाट भी चलाने के लिए, ठीक है। और यही कारण भी रहा है कि मगधा एम्पायर केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में क्या था, विश्व में सबसे ज्यादा प्रख्यात था, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य का प्रशासन किस पर आधारित था। तो इसमें आपको सही आंसर क्या होगा कि केंद्रीकृत प्रशासन था, ठीक है। देखो लोकतंत्र जैसा चीज तो उस टाइम में होता नहीं था। वर्तमान का भारत भी जो है, जो 1947 में आजाद हुआ है, ठीक है,
तो यहाँ पे भी कहिएगा तो अभी भी भारत में कहिएगा कि लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र सिर्फ नाम का है, ठीक है। यदि कई बार आपको लोग कहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी है, तो कहीं ना कहीं आपसे वो क्या कहता है, वो आधा झूठ बोलता है और आधा सच बोलता है। क्योंकि रियल में आप देखिएगा तो रियल डेमोक्रेसी पूरे विश्व में कहीं पे है तो सिर्फ एक ही जगह, वो है स्विट्जरलैंड, ठीक है। भारत में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। उसके पीछे कारण है कि जब आप किसी को वोट देते हैं तो वो आपके बदले में जाता है, ठीक है। आपके पास वो राइट नहीं है कि यदि कोई एमएलए होगा, कोई एमपी होगा, यदि वो किसी प्रकार का अनैतिक कार्य में सम्मिलित है तो आप उसको बोल दीजिएगा भाई साहब आपका सेवा समाप्त हुआ, आप वापस आइए। तो ऐसा राइट आपके पास बिल्कुल नहीं है। तो भारत में भी क्या, भारत में भी लोकतंत्र नहीं है, ठीक है। हाँ, पागल बनाया जा सकता है 50% झूठ और 50% सच पे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 का आंसर, 12 का हो जाएगा केंद्रीकृत प्रशासन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं कि मौर्य काल में सामंत शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था। तो सामंत को समझने का सबसे बेहतर तरीका है, चाहे भारत के किसी भी राज्य में आप रहते होंगे, आप लोग जमींदार के बारे में सुने होंगे, लैंडलॉर्ड के बारे में, ठीक है। तो ये कुछ और नहीं होता था, ये जमींदार ही टाइप का होता था। एक्चुअली इसके पास कुछ जब भूभाग रहता था तो जिसपे ये नियंत्रण करता था, तो बदले में इसको कुछ राजस्व मिलता था। और वो क्या करता था, वो सरकार के लिए कुछ सेना का व्यवस्था करवाता था, यदि घोड़ा हो, हाथी हो, कुछ भी हो, ठीक है, और थोड़ा बहुत सैनिक। तो सामंत का एक्चुअली मीनिंग क्या हो जाएगा, सामंत क्या धार्मिक अधिकारी था, तो बिल्कुल नहीं होगा। सामरिक अधिकारी था या कर अधिकारी था या फिर शाही सेवक था। तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए 13 का क्या सही जवाब हो जाएगा, 13 का हो जाएगा सामरिक अधिकारी। देखिए सामरिक का तात्पर्य क्या होता है कि कोई भी भूभाग हो, कोई भी क्षेत्र हो, ठीक है, जो आपके राज्य के लिए या फिर आपके क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो उसको सामरिक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ऐसे मान लो कि ये मान चलो कि भारत है, ठीक है, ये भारत है, इधर पश्चिम में पाकिस्तान है, इधर आपको नेपाल है, फिर भूटान है, इधर बांग्लादेश है, इधर कौन है, इधर श्रीलंका है, इधर म्यांमार है, उत्तर में जाइएगा तो चाइना है, ठीक है। पाकिस्तान से थोड़ा उत्तर में जाइएगा तो अफगानिस्तान है, फिर इधर पानी वाले क्षेत्र में आइएगा तो मालदीव है, ठीक है। तो सामरिक रूप से क्या होता है, सामरिक रूप से ये सारे क्या होता है, ये सारे क्षेत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि रिश्ता हमारा अच्छा रहेगा तो क्या होगा कि इन सभी से बेनिफिट होगा। और यदि कोई हमारे साथ क्या करेगा कि दुश्मनी रखेगा, दुर्व्यवहार करेगा, तो स्वाभाविक है हमको क्या होगा कि बड़े स्केल पे क्या हो सकता है, बड़े स्केल पे हमको नुकसान पहुंचा सकता है, समझ गए। तो सामरिक दृष्टि को आप ऐसे समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि कौन सा मौर्य शासक जैन धर्म से जुड़ा था। तो देखिए जैन धर्म का बात कीजिएगा तो आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़े होंगे ये कि क्या हुआ था कि जब जो आपको मगध वाले क्षेत्र में क्या होता है कि अकाल आता है, ठीक है। तो अकाल आता है तो क्या होता है, यहाँ से बहुत सारे जैन को मानने वाले जो लोग थे वो कहाँ चले जाते हैं, सरवन बेलगोला वाले क्षेत्र में चले जाते हैं। ये चीज आप लोग पढ़े होंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा क्या किया था, संलेखना पद्धति से प्राण को त्याग दिया जाता, ठीक है। तो एक तो बिंदुसार है, दूसरा अशोक है। अशोक के बारे में तो जानते होंगे कि अशोक क्या है कि जो बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय है तो उसको मानते थे। तो इसमें अशोक को तो क्या कीजिए, अशोक को साइड कर दीजिए। बिंदुसार रह गया, तो बिंदुसार के टाइम में भी क्या हुआ था, जैन को उस हिसाब से क्या, उस हिसाब से कहिएगा तो महत्व नहीं दिया गया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन सम्राट आया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आएगा, जो उनका पुत्र होगा, ठीक है। सामान्यतः तो यही होता था, कोई मान चलो कि उसको हटा देगा तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो 15 का क्या हो जाएगा, 15 का हो जाएगा बिंदुसार, ठीक है। कौन हो जाएगा, बिंदुसार। चलो नेक्स्ट आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था। तो यूनानी शासक की बात कीजिएगा तो देखो सिकंदर से डायरेक्ट भिड़ंत तो चंद्रगुप्त मौर्य का नहीं हुआ था, ठीक है। डेमिट्रियस का बात करेगा तो डेमिट्रियस से भी नहीं हुआ था। टॉलमी से भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 का हो जाएगा सी, सेल्यूकस। और सेल्यूकस कौन था, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको कहते हैं, तो उसी का सेनापति था, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट है कि मौर्य काल में धम्म महामात्र किसने नियुक्त किए थे। देखो धम्म महामात्र का बात करेगा तो जैसे उड़ीसा वाले क्षेत्र में कलिंग में क्या हुआ, कलिंग में युद्ध हुआ, तो उस टाइम से क्या हुआ कि जो अशोक है, तो अशोक का क्या हुआ, अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, क्योंकि जब वो वहां पे देखा कि चारों तरफ लाश है, महिलाएं क्या हो रहा बिलख रही है, बच्चा रो रहा, कहीं पे भी कोई पुरुष नहीं नजर आ रहा था, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता कि उसका हृदय परिवर्तन होता और तभी से अशोक डिसाइड करता कि हम जीवन में क्या करेंगे, कभी भी तलवार नहीं उठाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगते हैं, शांति का। इसमें इनकी बेटी रहती है संघमित्रा, वो भी प्रचार के लिए श्रीलंका जाती है। इसके अलावा उसका पुत्र रहता महेंद्र, ठीक है, वो भी जाता है। तो इसमें 17 का क्या सही आंसर हो जाएगा, 17 का हो जाएगा अशोका, अशोका के द्वारा करवाया गया हुआ था, ठीक है। चलिए, थोड़ा जानकारी देना इसलिए रहता है ताकि आप क्या कर सके, चीजों को कनेक्ट कर पाइए, ठीक। नेक्स्ट है तक्षशिला विद्रोह किसके समय हुआ था। देखो तक्षशिला बिंदुसार के समय में ही हुआ था, ठीक है, बिंदुसार के समय में ही हुआ था। और इसमें सबसे पहले सुसीम को भेजा गया हुआ था, तो सुसीम गया हुआ था, मगर सुसीम से क्या होता है कि सुसीम से जो विद्रोह रहता है वो दब नहीं पाता है। तो बाद में बिंदुसार क्या करता है कि बिंदुसार के द्वारा अशोक को भेजा जाता है, और अशोक फाइनली क्या होते हैं, जो भी वहां पे विद्रोह चल रहा था तो उस विद्रोह को वो दबा देते हैं और वहां पे उनको सफलता मिलता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि अशोक के काल में सबसे प्राचीन शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। अशोक के काल, तो 19 का क्या हो जाएगा, शहबाज गढ़ी, ठीक है। कुछ कुछ इसमें शिलालेख है, जैसे लघु शिलालेख हो गया या फिर मध्यम हो गया, ठीक है। तो आप यदि चाहते हैं इसको विस्तृत से पढ़ना तो क्या कीजिएगा, इसी चैनल पे आपको जो हिस्ट्री वाला सेक्शन करवाए हुए हैं 71वीं बीपीएससी के लिए, ठीक है। तो उसमें जाके देखिएगा, मौर्य एम्पायर वाला होगा वीडियो, तो आप वहां से कर लीजिएगा, तो सारा का सारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं, अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु कितने धर्मदूत विदेश भेजे गए थे। तो देखो दूगो तो इसका क्या था, इसका अपना संतान ही था। एक उसकी बेटी थी संघमित्रा, दूसरा महेंद्र, ठीक है। तो दो व्यक्ति तो इधर हो गया, इसके अलावा बहुत सारा महामात्र को भी क्या किया गया था, नियुक्त वगैरह किया गया हुआ था, ठीक है। तो 20 का सही क्या हो जाएगा, 20 का हो जाएगा 9। देखो ये संख्या महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम के प्रकृति को आप देखिएगा तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेता था कि स्वदेशी आंदोलन किस तारीख को हुआ था, किस साल में हुआ था, जलियांवाला बाग किस डेट को हुआ था, ठीक है। तो ये डायरेक्ट डेट पूछता था, जैसे कि नीति आयोग का स्थापना दिवस पूछ लेगा, एग्जैक्ट डेट पूछेगा, तो यहाँ पे थोड़ा इस चीज को लेकर समस्या होता है, ठीक है। और यही प्रवृत्ति आपको बिहार दरोगा का भी है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं कि अशोक का पुत्र कौन था जो बौद्ध प्रचार हेतु लंका गया होता। तो लंका कोई और नहीं, यही श्रीलंका है, ठीक है। तो महेंद्र के बारे में बोले तो इसमें क्या हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा, ठीक। चलिए, नेक्स्ट है अशोक की पुत्री जो लंका गई थी, तो अशोक की पुत्री का क्या नाम था, अशोक की पुत्री का नाम था संघमित्रा। अभी आपको 2-3 बार हम बताए संघमित्रा, ठीक है। तो ये सब डिटेल क्या कीजिए, ये सारा सारा हम डिटेल में करवाए हुए था, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप थ्योरी करना चाहते हैं तो थ्योरी कर लीजिए, पूरा कंप्लीट थ्योरी करवाए हुए हैं। आप एमसीक्यू करना चाहते हैं तो एमसीक्यू कर लीजिए, या फिर आप क्या कीजिए, पहले थ्योरी देख लीजिए उसके बाद एमसीक्यू कर लीजिए, तो उस टॉपिक से आपका कोई भी सवाल क्या होगा कि छूट नहीं पाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं, कलिंग के युद्ध के समय अशोक की राजधानी कौन सी थी। तो 23 का क्या हो जाएगा, 23 का हो जाएगा पाटलिपुत्रा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्रा। देखो वैशाली यदि कभी ऑप्शन में रहे तो वैशाली को लेना नहीं, ठीक है। उज्जैन रहे तो उज्जैन को भी नहीं लेना, क्योंकि उज्जैन आप चले जाइए उधर, ठीक है। नेक्स्ट है कि अशोक के किस शिलालेख में स्त्रियों की आज्ञा से संबंधित बातें हैं। तो 24 का क्या हो जाएगा, 24 का हो जाएगा सी, रॉक एडिक्ट 5, ठीक है, रॉक एडिक्ट 5। चलिए, नेक्स्ट है किसके काल में मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। देखो मौर्य साम्राज्य का पतन का बात करेगा तो जैसे ही अशोक का क्या होता है, अशोक का सफर समाप्त होता है, उसके बाद जो भी शासक आता है वो शासक निर्बल था,
ठीक है, निर्बल था और वो उतना ज़्यादा क्या था, वो उतना ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं था कि उन लोगों को ये नहीं रहता था कि हमको बहुत ज़्यादा क्षेत्र का विस्तार करना है। ठीक है, और क्योंकि अशोक के समय में क्या हुआ कि पूरा जो भी युद्ध वगैरह चीज था तो वो सारा अशोक के द्वारा ही रुकवा दिया गया था। तो क्षेत्र विस्तार उस समय से जैसे रुका तो सैन्य जो विस्तार था वो भी रुक गया। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि शासन प्रशासन कमजोर होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ के समय में क्या होता है कि मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि मौर्य काल में भू राजस्व को क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल की बात कीजिएगा तो मौर्य काल में भू राजस्व को भाग बोला जाता था। ठीक है, वो डिवीजन वाला भाग मत समझिएगा, जो मैथमेटिक कैलकुलेशन में आता है वो भाग नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कि बिंदुसार का अन्य नाम क्या था। तो बिंदुसार को एक और नाम से पुकारा जाता था जिसको कहते थे अमित्र घात। क्या कहते थे, अमित्र घात। जैसे कि देखो यहाँ प्रियदर्शी है तो अशोक का हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक होगा नहीं। अशोक वर्धन है तो इसको भी काट दो। ठीक है, चलो अब 2-3 सवाल और रह गया है। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त ने संन्यास कहाँ लिया था। तो देखिए चंद्रगुप्त के बारे में हम अभी आपको बताए थे कि जो जैन धर्म के भद्रबाहु थे तो उनके ये अनुयायी थे। और क्योंकि मगध में क्या हुआ था, मगध में आपको अकाल आया था तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुए कि इनके साथ चले गए कर्नाटका। और कर्नाटका में ही एक स्थान है जिसका नाम है श्रवणबेलगोला। तो वहां पे ही क्या हुआ कि संलेखना पद्धति से क्या करते हैं, ये अपना वहां पे प्राण को क्या करते हैं, प्राण त्याग देते हैं। ठीक है, तो वहां पे उनका मृत्यु हो जाता है। सीधा सा बात समझ लीजिए। नेक्स्ट सवाल है कि अशोक के किस शिलालेख में सर्वधर्म संभाव की बात की गई है। ठीक है, तो कई बार टीवी पे न्यूज में मीडिया में आप लोग सुनते होंगे इस चीज को कि जब भी क्या होता है कि एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी को लेके कुछ भी विवाद होता रहता है तो ये शब्द क्या होता है कि ज्यादा चर्चा में रहता है। ठीक है, तो 29 का क्या हो जाएगा कि 12वां शिलालेख था। ठीक है, तो उसी में इस बात के बारे में क्या किया गया है, चर्चा किया। एक्चुअली इसमें सभी धर्मों के प्रति यही कहा गया है, सहिष्णुता। ठीक है, सहिष्णुता। तो सहिष्णुता का तात्पर्य यही हो गया कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो तो साथ में आदमी साथ में क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। नहीं फांसीवादी वाला व्यवस्था करवाइएगा, हिटलर शाही करवाइएगा तो फिर क्या होगा कि हिटलर शाही वाला व्यवस्था होगा तो फिर जो इजरायली है जो जिसको ज्यूस कहते हैं उनको क्या किया गया था, उनको गैस चैम्बर में डाल के जिंदा जला दिया गया हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार का जब भी जैसे M.K. स्टालिन का बात कर लो तो M.K. स्टालिन स्वयं को क्या किया था, स्वयं को सही सिद्ध करने के लिए लाखों करोड़ों लोगों को क्या किया था, मरवा दिया था। जनरल ओ डायर की बात कर लो तो ये सब क्या हो जाता है, ये सब एक्सट्रीम विचारधारा होता है जहाँ पे किसी के लिए कोई स्थान नहीं रहता। ठीक है, चलिए आज का लास्ट सवाल है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो अशोक ने किस युद्ध, तो कलिंग युद्ध के बारे में बोले। कलिंग युद्ध में जितना हिंसा हुआ, भीषण क्या हुआ, हमला हुआ, चारों तरफ रक्त रक्त हो गया। ठीक है, तो उससे क्या होता है, इस अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और वहीं से इसका एक तरह से कह दीजिए जो अशोक क्रूर रूप में जाने जाते थे तो उनका सफर वहीं पे समाप्त हुआ। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो शांति की तरफ मुड़ जाते हैं। ठीक, तो मौर्य प्रशासन से जितना सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा गया वो था और जो भी संभावित था वो था। ठीक है, और कल बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं कौन सा टॉपिक है तो उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और PDF के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। ठीक है, देखिए जितना ज़्यादा थ्योरी जिसका जितना अच्छा होगा। ठीक है, थ्योरी जिस बच्चा का कोई भी रहे, जिस बच्चा का थ्योरी अच्छा होगा ना तो फिर उसको MCQ वो एग्जाम हॉल में भी डायरेक्ट जाके करेगा तो उसको कोई टेंशन नहीं। ठीक, और जिनको लगता है कि थ्योरी पढ़ने में मज़ा नहीं आता तो आप क्या कीजिए, आप MCQ कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से जानकारी क्या कीजिएगा, हासिल कीजिएगा तभी हो। क्योंकि ऐसा भी गारंटी नहीं है कि क्या होगा कि डिट्टो सवाल आपसे पूछेगा। ठीक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।